आपको मायावती पसंद नहीं थी क्या? उनकी कुछ एक्टिविटीज़ मुझे पसंद नहीं थी। पहली बार मंत्री बने थे तो उनको आइडिया नहीं था कि नियम कानून भी कोई चीज़ होती है। उन्होंने कहा कि ये नहीं कर रहा है, सचिव साहब नहीं कर रहे इसलिए नहीं हुआ। तो उन्होंने जाके शिकायत की, मेरा ट्रांसफ़र हो गया। कोई और होता, जैसे मैं यंगर अनिल स्वरूप होता, तो मैं भिड़ जाता मायावती जाके कि उसकी गलती नहीं थी, आपने कर दिया। जो शायद सामान्य नागरिक को उसका आभास नहीं होगा। देखिए, एक सबसे बड़ी समस्या जो मैं गवर्नमेंट में देखता हूँ कि हर विभाग अपने में ही रहता है, साइलोज। मेक इन इंडिया ले ली, खूब शेर दहाड़ा। मैं जब उस समय सेवा में था, मैं पूछता था चला कितना, इस पे कोई प्रश्न ही नहीं करता। जब आप कोल सेक्रेटरी थे, कोल कंट्रोवर्सीज का दौर था, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए आपने क्या स्टेप्स लिए? जब मैं कोयला सचिव बना, मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था कोल सेक्टर के बारे में। मैंने अपने मित्र को फ़ोन किया, पूछा भाई ये कोल सेक्टर कैसा है, तो उसने कहा गैंग सभा से देखी है क्या, तो मुझे उत्तर मिल गया। जैसे जब मैं पहली मीटिंग हुई नरेंद्र मोदी जी से, तो पावर सेक्रेटरी ने एक प्रस्तुतिकरण किया, प्रेजेंटेशन। उसमें हर स्लाइड में उन्होंने कहा कि ये समस्या पावर की कोयले की वजह से। इस देश की सबसे विकट समस्या आज की तारीख में अनएम्प्लॉयमेंट, उस पर चर्चा ही नहीं। योगी आदित्यनाथ जी से कभी आपकी मुलाकात हुई? मेरी एक बार मुलाकात हुई और बड़ी अच्छी मुलाकात हुई। जब कल्याण सिंह जी पहले चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने नकल समाप्त करने का प्रयास किया, और वो नकल समाप्त अब योगी जी के टाइम पे हुई। बहुत स्ट्रिक्ट एजुकेशन माफियाज के बारे में बताया था। जो सबसे बड़ा माफिया मेरे विचार से वो था बीएड और डीएलएड कॉलेजेस का। देश में करीब 16,000 कॉलेजेस थे उस समय, जिसमें से हमारी जानकारी में 4,000 एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। एक कमरे में मिल जाएंगे, आपको डिग्री दे देंगे। हेलो नमस्कार, युग चरण चैनल के एक और पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिनसे आपको और हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। स्पेशली मुझे और यंगस्टर्स को ये पॉडकास्ट ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज आप कुछ ऐसा सीखेंगे जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, एक नई दिशा दे सकता है, क्योंकि उनके थॉट्स वाकई में बहुत इंस्पायरिंग है। हम स्वागत करेंगे अनिल स्वरूप सर का। फॉर्मर सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिटायर्ड IAS ऑफिसर, फाउंडर एंड चेयरमैन नेक्सस ऑफ गुड एंड ऑथर। वेलकम सर। हेलो सर, ये पॉडकास्ट एक ऑब्वियसली आपने अभी तक बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, बहुत डीप कॉन्वर्जेशंस के साथ किए हैं। हम एक डीप कॉन्वर्जेशन तो करेंगे ही, बट आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिससे मुझे और मेरे जैसे बहुत सारे यंग व्यूअर्स जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उन्हें सीखने का मौका मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी पूछना चाहूँगी जिससे हम कुछ सीख सकें आपसे। तो सबसे पहले लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट कैसी लग रही है? वंडरफुल, बेटर देन व्हाट आई थॉट इट वुड बी। हाँ, मैं पहले सोचता था कि रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि व्यस्तता काफ़ी रहती थी सरकार में, अब मैं ज़्यादा व्यस्त हूँ पहले से भी ज़्यादा व्यस्त हूँ। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, पहले व्यस्तता थी किसी और की वजह से, यानी कि सरकार जो कहती थी वो करने के लिए। अब व्यस्तता है वो अपनी वजह से है। जहाँ मैं उचित समझता हूँ वहाँ जाता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है वहाँ जाता हूँ, जिससे अच्छा लगता है उससे बात करता हूँ। तो अब जो फ्रीडम है मुझे चॉइस का, वो शायद पहले इतना नहीं था सर्विस में। सम पीपल टोल्ड मी कि अनिल स्वरूप सर का पॉडकास्ट करने जा रही हो, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। मुझे डरने की जरूरत है थोड़ा सा। प्लीज ऐसे मत कहिए, मैं आगे सवाल ही नहीं पूछ पाऊंगी। नहीं, तो पूछिए, आप पूछिए। मैं आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए यहाँ पर आज बैठी हूँ, तो प्लीज अगर आप ऐसे कहेंगे तो मैं पूछ ही नहीं पाऊंगी। थोड़ा सा तो डरना चाहिए ना। थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा डर लेते हैं। थोड़ा नहीं, मुझे उससे थोड़ा ज्यादा डर है। हाँ। सर, उस टाइम की कोई ऐसी चीज़, जब आपकी पूरी सर्विस के 38 इयर्स रहे, कोई ऐसी चीज़ जो आप सबसे ज़्यादा मिस करते हैं? मैं कुछ खास नहीं मिस करता। सिर्फ अब जैसे पहले नेताओं से मैं बहुत सीखता था, उनसे काफ़ी संपर्क आता था, क्योंकि मेरा दृष्टिकोण नेताओं के लिए थोड़ा अलग था जब मैं शुरू में सर्विस में आया। उसके बाद मैंने पाया कि कई नेता बड़े अच्छे थे, तो नेताओं से संपर्क बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब किसी नेता से बिल्कुल नहीं है। तब शासकीय दृष्टिकोण से नेताओं से मिलते थे, सीखते थे उनसे, क्योंकि जैसे शुरू में मैं समझता है सब गड़बड़ होते हैं, धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि इनसे बहुत कुछ सीखने को है। आपका लेकिन एक कोट मैंने बहुत बार सुना है कि अगर पॉलिटिशियंस बदमाश है तो मैं उनसे ज़्यादा बदमाश हूँ। मैं बदमाश तो ये मैंने नहीं कहा, मैं ज़्यादा बदमाश हूँ। मेरा कहना यह था जितनी गड़बड़ है वहाँ है, उतनी गड़बड़ यहाँ भी है। तो ये कहना गलत होगा कि पॉलिटिशियंस की वजह से सब गड़बड़ हो रहा है। हाँ। अगर वहाँ गड़बड़ हो रहा है तो हम भी कर रहे हैं गड़बड़, तो हमें तो ये देखना है कि वहाँ जो अच्छा हो रहा है उससे कुछ सीख सकते हैं क्या। रिलेशनशिप्स मेंटेन नहीं रहते लाइक पॉलिटिशियंस के साथ? रहते हैं, बट मेरी बड़ी प्रोफेशनल रिलेशनशिप थी। okay. चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के साथ थी, चाहे अपने मंत्री के साथ थी। वो प्रोफेशन खत्म हो गया तो रिलेशनशिप खत्म हो गई। इलाहाबाद में आपका जन्म हुआ, कैसा रहा आपका बचपन, और यूपीएससी की तरफ इंटरेस्ट कैसे हुआ?
बचपन तो मेरा जहाँ पे मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे, जहाँ पोस्ट उठते थे वहाँ मैं चला जाता था उनके साथ। और यूपीएससी के लिए, क्योंकि मेरे फादर चाहते थे कि मैं आईएएस अफसर बनूं, इसलिए मेरी तैयारी मैं अक्सर आज के एस्पिरेंट्स को भी समझाता हूँ, यूपीएससी की तैयारी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसके लिए तैयारी करना। यानी कि उसके लिए जो एट्रीब्यूट्स चाहिए यूपीएससी के लिए, वो सिर्फ किताब पढ़ना नहीं है जो कि अंत में लोग करते हैं। किताब तो पढ़ना जरूरी है, लेकिन उसके अलावा और एट्रीब्यूट्स हैं, उनको डेवलप करने के लिए ज़्यादा वर्ष चाहिए। तो वो अगर कॉलेज टाइम से ही, स्कूल टाइम से ही आदमी शुरू कर दे उन एट्रीब्यूट्स को डेवलप करना, तो तैयारी बड़ी आसानी से हो जाती है, क्योंकि वो फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स हैं सिविल सेवा में आने के लिए। वो पूरे एट्रीब्यूट्स क्या हैं वो भी हम आपसे सीखेंगे और जानेंगे, सो दैट कि जो व्यूअर्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको हेल्प हो सके। और स्पेशली जब टिप्स आपकी तरफ से मिल रही हैं तो वो उनके लिए गोल्डन टिप्स होंगी। बट सर, ये बहुत मुश्किल होता है। मैं थोड़े सॉफ्ट क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने जैसा आपसे कहा कि हम सीखना चाहते हैं आपसे। ये बहुत मुश्किल होता है कि अपने फादर की ड्रीम को अपना ड्रीम बना लेना। लाइक हमारे फादर ने भी कहा, और भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स कहते हैं डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, पर वो जिद करते नहीं हमें ये बनना है। तो ये जो दृढ़ निश्चय था कि नहीं, पापा का सपना यानी मेरा सपना। नहीं, उसको अपनाने के लिए मैंने सिर्फ इस वजह से नहीं अपनाया कि मेरे फादर कह रहे थे। मैंने थोड़ी जानकारी की कि सर्विस है क्या। मैं छोटा ही था, 9th-10th क्लास में, तो मैंने समझने की कोशिश की, तो मुझे लगा इस सर्विस में है दम। जितनी भी जानकारी मुझे मिली, मैंने कुछ लोगों से बातचीत की, तो मुझे ऐसा लगा इसमें पोटेंशियल है बहुत, और तब मैंने उसे अपनाया। मैंने ऐसे नहीं किया कि फादर ने कहा इसलिए मैंने कर लिया सब। आई एनालाइज्ड इट, मैंने उसको समझा, लोगों से चर्चा की, जानकारी की। और चूंकि मेरे फादर भी गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो मैं गवर्नमेंट ऑफिसर से मिलता था, उसमें आईएएस ऑफिसर से भी कुछ मिलता था। तो जब मिलता था तो मुझे ऐसा लगता था कि इनके माध्यम से काफ़ी काम किया जा सकता है। इस वजह से मैंने फिर ये निर्णय लिया कि मैं भी आईएएस अफसर बनूंगा। आईपीएस टू आईएएस, और बदलते वक्त के साथ, बदलते एक्सपीरियंस के साथ आपका थॉट प्रोसेस, आपकी थिंकिंग कितनी चेंज हुई, कैसे चेंज हुई, क्या बदलाव आए? काफ़ी चेंज आया। जब मैं शुरू में सेवा में आया था तो मेरा चिंतन ये था कि सब गड़बड़ी, जैसे मैंने पहले कहा, नेताओं की वजह से है, सब प्रॉब्लम्स दूसरों की वजह से। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि दूसरों की वजह से अगर है भी प्रॉब्लम, तो उनका हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो अपना कर सकते हैं। पर सर, सोसाइटी में चेंज तो लाना ज़रूरी है। हम अपना कर सकते हैं, लाइक इतने सारे जो क्राइम हो रहे हैं, ये सब कुछ, अब वो अपना खुद तो करेंगे ही नहीं ना, क्राइम कैसे रुकेगा? मेरा ये मानना है कि पहले अपना कर लीजिए। बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। खुद तो चेंज ना करके दूसरे बारे में चर्चा करने में क्या, बड़ा आसान है, करते रहिए। आप करेंगे तो कुछ नहीं, कर भी नहीं पाएंगे कुछ। लेकिन अगर आप अपने बारे में करेंगे तो शायद इस स्थिति में आप पहुंच सकें कि आप फिर थोड़ी सोसाइटी में भी परिवर्तन ला सकें। इसकी सीक्वेंसिंग बड़ी क्लियर होनी चाहिए। पहले खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। पहले अपनी खुद ही बुलंद करनी होगी, अपने आप का अस्तित्व ऐसा बनाना होगा कि लोग आपकी बात सुने, लोग आपकी बात माने। अगर सुनी नहीं रहे, मानी नहीं रहे, तो आप सोचते रहिए सोसाइटी के बारे में, देश के बारे में। आज हर जना, दूसरा आदमी देश के बारे में सोच रहा है ना, कर पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। मेरा ये मानना है कि अगर आप अच्छे नागरिक बन जाएं तो देश की सबसे बड़ी सर्विस वही है। इससे कि आप सिर्फ बात करें कि देश ऐसा होना चाहिए और ऐसा करना चाहिए और उसको ऐसा करना चाहिए और समाज को ऐसा होना चाहिए, ये सबसे आसान है बात करना, कि दूसरों को क्या करना चाहिए। हमें ये देखना है कि हम क्या कर सकते हैं अपने बारे में। चाय की टपरी पे बैठकर गॉसिप करना बहुत आसान होता है लोगों के लिए, बट रियलिटी है कि आप अपने अंदर क्या चेंज लेकर आ रहे हैं। सब उसी पे निर्भर करता है। सब उसी पर निर्भर करता है। आपके पूरी 38 इयर्स की सर्विस का कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपके दिल के इतने करीब है कि आप उसको लाइफ टाइम कभी नहीं भुला सकते, वो मेमोरी हमेशा आपकी आईज के सामने एज फ्लैश रहती है? कई ऐसे थे जिनको मैंने अपनी पुस्तकों में भारत रत्न कहा है। उन भारत रत्नों में से जो एक ऐसा वाकया है जो मुझे जहन में बैठा हुआ है, वो वाकया था, मैं एक स्कीम चला रहा था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। शुरू में इस स्कीम में समस्या आई काफ़ी, लेकिन बाद में इस स्कीम को सराहा गया देश विदेश सब जगह। ILO में, वर्ल्ड बैंक में सबने कहा कि ये बहुत ही बेहतर स्कीम है और इसको और जगह भी किया जाना चाहिए। तो जब ओबामा साहब प्रेसिडेंट बने US के, तो उनके एक एडवाइज़र का फ़ोन आया मेरे पास कि मिस्टर स्वरूप, कैन यू कम टू वॉशिंगटन एंड मेक ए प्रेजेंटेशन ऑन योर वंडरफुल स्कीम। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है, आपके लिए उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। वो इंसिस्ट किया उन्होंने। तो मैं वर्ल्ड बैंक जाता था चर्चा के लिए, तो वन ऑफ द विजिट्स टू वर्ल्ड बैंक मैं गया ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट। ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट वो है जहाँ पर प्रेसिडेंट के एडवाइज़र्स बैठते हैं, उनको एडवाइस करते हैं। तो वहाँ फिर मैंने प्रेजेंटेशन किया राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में।
उस योजना, उस प्रस्तुतिकरण के समय उनके केंद्र सरकार यानी फेडरल गवर्नमेंट के लोग थे, स्टेट गवर्नमेंट के लोग थे, हमारे मिशन के लोग थे, गेट्स फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन, कुछ फाउंडेशंस के लोग भी थे। जब प्रस्तुतिकरण समाप्त हुआ तो मैं बाहर आया, कॉफ़ी पी रहा था, तो गेट्स फाउंडेशन का एक व्यक्ति आया मेरे पास, कहता है मिस्टर स्वरूप, यू सीम टू बी वेरी पैशनेट अबाउट द स्कीम, व्हाट इज द गवर्नमेंट गिविंग यू बियॉन्ड योर सैलरी? वेरी क्वेश्चन हर के लिए होता है कि आप, कुछ लोग ज़्यादा जज्बाती होते हैं, कुछ कम होते हैं। तो मैंने सोचा, फिर उनसे एक प्रश्न किया कि गेट्स फाउंडेशन गिव्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स टू पुअर कंट्रीज, व्हाट डू दे गेट आउट ऑफ इट? सो ही सेड, वेल दैट्स आवर जॉब, बट मोर देन दैट वी डेराइव अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ हेल्पिंग पुअरेस्ट ऑफ द पुअर. Then I said कि you've answered your own question. The Rashtriya Swasthya Bima Yojana is meant for the poorest of the poor, many of whom would have been dead but for the scheme. So the good wishes of those that survived and their families come back to me somehow anyhow. That's good enough a kick for me to do what I'm doing. And then I narrated an incident to him. ये इंसिडेंट मेरे मस्तिष्क में बैठा हुआ है. जब ये योजना चला रहे थे हम, तो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स एम्पैनल्ड थे. तो एक दिन मैं एक हॉस्पिटल में गया, मेरी आदत थी मैं जाके फील्ड पे देखूं कैसी चल रही योजना. तो मैं एक पेशेंट से बात कर रहा था, तभी ये बहुत हल्की सी आवाज़ मुझे पीछे सुनाई दी. मैंने पलट के देखा, कोई जना मुझसे कह रहा था बेटा इधर आओ. पलट के देखा, बहुत वृद्ध महिला, वेरी ओल्ड. शी वॉज सो ओल्ड एंड फ्रेल कि बैठ नहीं पा रही थी. लेटे लेटे अपने हाथ से वो स्मार्ट कार्ड हिला रही थी और मुझे बुला रही थी बेटा इधर आओ. किसी ने उनको बताया था कि मेरा इससे कोई संबंध है स्कीम से. तो मैं गया उनके पास, झुक के मैंने उनसे पूछा, माता जी आप ठीक तो हैं? वो कहती हैं बेटा मैं बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन इन अस्पताल वालों ने मेरा बड़ा ख्याल रखा है. तो मैंने कहा फिर तो आप ठीक हो जाएंगे, अपने घर जाएंगी. वो नहीं बेटा, मेरा तो कोई है ही नहीं, मेरा बाप है ना, मेरा भाई है, मेरे बेटे, कोई नहीं है मेरी दुनिया में, मैं अकेली हूँ. मैंने कहा नहीं आप जाएंगी. बोले नहीं बेटा, मैं अब तो उम्र इतनी हो गई, अब मैं ऊपर वाले के पास जाऊँगी. मैंने कहा नहीं माता जी आप घर जाएंगी. बेटा मेरा घर वाला ही नहीं कोई, वो तो झोपड़ी में रहती थी, भीख मांगती थी. मेरे पड़ोसी भी भीख मांगता था, उसने तुम्हारा, मैं बीमार पड़ गई तो मेरे उस पड़ोसी ने तुम्हारा कार्ड देखा, मुझे अस्पताल में ले आया, यहाँ से मेरी सेवा कर रहे हैं, मुझसे पैसे भी नहीं मांगते, मेरे पास है भी नहीं देने को. मैंने कहा माता जी आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप ठीक होकर घर जाएंगी. नहीं बेटा मेरी उम्र इतनी हो गई, अब मैं ऊपर वाले के पास जाऊँगी. एंड देन शी मेड ए रिमार्केबल स्टेटमेंट. शी टेल्स मी ऊपर वाले जाके एक बार जरूर कहूँगी तुम्हारी स्कीम बहुत अच्छी है. तो ये जो फीलिंग है कि एक गरीब निरीह lying on the deathbed wishes you, इससे बड़ी चीज दुनिया में क्या मिलेगी? Best blessing also. There couldn't be a better place. There couldn't be a better place. A lady lying on deathbed blessing. वो उसको पता नहीं, उसको थोड़ा शायद आइडिया रहा होगा मेरा कोई इससे संबंध है, इससे बढ़िया क्या blessing? अंतिम श्वास में कोई अपने परिवार को नहीं याद कर रहा, बल्कि आपको दुआएं देके जा रहा है, ब्लेसिंग्स देकर जा रहा है, तो आपकी लाइफ की सबसे वंडरफुल चीज़ है. तभी आपकी आंखों के सामने हमेशा. सर यूपी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं. आपको मायावती पसंद नहीं थी क्या? नहीं, मुझे सब पसंद थे. उनकी कुछ एक्टिविटीज़ मुझे पसंद नहीं थी. व्यक्ति से मैं ज़्यादा बहुत प्रभावित नहीं होता था. हर व्यक्ति में कुछ अच्छे कार्य करता था, कुछ ठीक कार्य नहीं करता था. तो उनके कुछ कार्य प्रणाली से मुझे थोड़ा सा परेशानी होती थी. मेजर इश्यूज इन मायावतीज गवर्नमेंट? मेजर इश्यूज तो मुझे बहुत नहीं पता, लेकिन मैं चूंकि उनके सचिवालय में था तो कुछ प्रकरण ऐसे है जिनको देखकर मुझे लगता था कि ऐसा क्या है, और उसका कारण था. कारण ये था कि उससे कुछ वर्षों पूर्व में कल्याण सिंह जी के साथ था. और तो वो बिल्कुल स्पॉटलेस इफेक्टिव चीफ मिनिस्टर थे. बड़ा डिटेल में सब जाके निर्णय लेना. उसके बाद जब मायावती जी के साथ हो तो मैंने कंट्रास्ट देखा. शायद उस वजह से मुझे जितना अच्छा लगना चाहिए उतना अच्छा नहीं लगा. तो मतलब आपको सेकंड गवर्नमेंट का जब टाइम पीरियड आया तब आपको एक बार फिर से बुलाया गया और शायद आपने मना कर दिया था? हाँ, दूसरी बार, क्योंकि मेरा पहला अनुभव ठीक नहीं था. दूसरी बार मैंने पोलाइटली कहने की कोशिश की कि मैं ठीक हूँ यहाँ पर, तो फिर वो थोड़ा सा नाराज हो गई मुझसे. होता है सर्विस में ऐसा. तो आपने फिर बाद में कुछ इश्यूज हुए उनके नाराज होने के बाद? या कुछ नहीं, मेरा 2-3 बार ट्रांसफर हुआ, वो ठीक है. होता रहता है. मतलब अच्छा सर, ये आपकी सर्विसेज में नॉर्मली होता है अगर किसी चीज को नो कहना तो ट्रांसफर हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं है. कोई विशेष प्रकरण हो तब ट्रांसफर होता है. नो तो मैंने कई बार कहा. अब वो निर्भर करता है कि किस संदर्भ में आप नो कह रहे हैं. संदर्भ पे निर्भर करता है. कोई बड़ी चीज हो, छोटी चीज हो, तो नो लेता है. ऐसा नहीं है नेता नहीं लेता, नो लेता है. ही टेक्स इट फॉर नो. अब इशू अगर ऐसा है, कोई क्रिटिकल इशू है, जैसे मायावती जी के टाइम पे जब दोबारा चीफ मिनिस्टर थी वो, तो मैं आईजी प्रिजन्स था. तो हमारे मंत्री थे वो
काफ़ी भ्रष्ट थे। तो उन्होंने मुझसे कहा 15 लोगों की नियुक्ति कर दो। मैंने उनको समझाया मेरा अधिकार ही नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूँ। वो नाराज़ हो गया कि मेरा तो अधिकार है और मैं कर सकता हूँ। पहली बार मंत्री बने थे तो उनको आइडिया नहीं था कि नियम कानून भी कोई चीज़ होती है। उन्होंने कहा कि ये नहीं कर रहे, सचिव साहब नहीं कर रहे, इसलिए नहीं हो रहा। तो उन्होंने जाके शिकायत की, मेरा ट्रांसफ़र हो गया। तो शुरू के कुछ वर्षों में मेरा ट्रांसफ़र हुए कई, लेकिन बाद में मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि मेरा शायद समझाने का प्रयास या जो मैं समझाता था जैसे नेताओं को, वो ठीक नहीं था। अगर मैं सही तरीके से समझाता तो शायद उतने मेरे ट्रांसफ़र नहीं होते। असहमति होती है, लेकिन समझाने का तरीका भी अलग होता है। अब जैसे मैं जब कोयला सचिव बना तो पहली मीटिंग में मैं असहमत था प्रधानमंत्री से, प्राइम मिनिस्टर से। वो नाराज़ नहीं हुए, क्योंकि तब तक मैंने समझ लिया था कि मैं अपनी बात को प्रस्तुत कैसे करूं। एक ना कभी कहने का एक तरीका है। तो जैसे जब मैं पहली मीटिंग हुई नरेंद्र मोदी जी से, तो पावर सेक्रेटरी ने एक प्रस्तुतिकरण किया, प्रेजेंटेशन। उसमें हर स्लाइड में उन्होंने कहा कि ये समस्या पावर की कोयले की वजह से। 6 स्लाइड्स थी, 6 का अंततः उनका निष्कर्ष यही था कि जितनी समस्याएं सब कोयले की वजह से। तो प्रधानमंत्री मेरी तरफ घूमे, उन्होंने कहा कि देखिए अनिल जी, आपने देखा, आप कोयले की स्थिति सुधार दीजिए, देश की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। उनके शब्द थे। अब अगर यंग अनिल स्वरूप होता तो कुछ और कह देता, मालूम नहीं क्या कहता, लेकिन मैंने तब क्या कहा, मैंने अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दिया, सर मैं आपसे सहमत हूँ। और फिर मैंने कहा कि सर, परंतु क्या ये कहना उचित होगा कि ऊर्जा क्षेत्र की समस्त समस्याएं कोयले की कमी की वजह से हैं? इसकी और भी तो समस्याएं हैं सर, इसको हमें कॉम्प्रिहेंसिवली देखना होगा। वो तुरंत एग्री कर गए मुझे, हाँ सही कह रहे हैं आप, इसे कॉम्प्रिहेंसिवली देखना होगा। फिर वो पीयूष गोयल जी की तरफ घूमे, उन्होंने कहा कि अनिल जी सही कह रहे हैं, इसको कॉम्प्रिहेंसिवली देखिए। अब उसके कई फायदे हुए मुझे। पहला फायदा ये हो कि प्रधानमंत्री एग्री है। दूसरा, पीयूष गोयल जी को ये गलतफहमी हो गई कि मैं प्रधानमंत्री के नज़दीक हूँ, पहली मीटिंग में उनसे डिसएग्री कर रहा हूँ और वो मेरी बात मान गए। तो उसका लाभ मुझे अगले 2 साल हुआ, बड़े आराम से निकले अगले 2 साल। मज़े के कटे, मज़े, जो हमारी लैंग्वेज में कहते हैं कि आगे के 2 साल बहुत मज़े के कटे। सर, अभी जब प्रधानमंत्री की सालगिरह थी तो सबने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि पहली मीटिंग उनकी पीएम के साथ कैसी रही। आपका एक्सपीरियंस यही कैसा था। रहा? पहली मीटिंग मैंने बताया, पहली मीटिंग यही ये थी, पहली बट आपने मीटिंग। माइंड में उनकी पर्सनालिटी को लेकर क्या सोचा? देखिए, मैंने जब कल्याण सिंह जी के साथ काम किया था तो मैं उनसे बहुत प्रभावित था। तो पहले 2 वर्ष जो मैंने नरेंद्र मोदी जी के देखे, और मेरी लगभग हर महीने उनसे बैठक होती थी, तो मैंने कल्याण सिंह जी की छवि देखी उनमें। यानी कि वो डिसाइसिव थे, निर्णय लेते थे, बड़े ध्यान से सुनते थे, बहुत ही ध्यान से सुनते थे, और बड़े पॉजिटिव थे। और मुझे ये भी लगा कि ये चाहते हैं बहुत कुछ करना पहले 2 साल, और उन्होंने किया भी। उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें की जो शायद पहले सोची भी नहीं जा सकती थी, जैसे जो शायद सामान्य नागरिक को उसका आभास नहीं होगा। देखिए, एक सबसे बड़ी समस्या जो मैं गवर्नमेंट में देखता हूँ कि हर विभाग अपने में ही रहता है, साइलोज है। तो प्रधानमंत्री उन साइलो को तोड़ा, साथ बैठाला सचिवों को, और ऐसे इश्यूज दिए उनको जो उनसे संबंधित नहीं थे, दूसरे संबंधित थे। चर्चा हुई तो वो साइलोज ब्रेक किए। उन्होंने कई ऐसे इनिशिएटिव लिए शुरू में, जिसके माध्यम से मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत कुछ करना चाहते हैं, और बहुत कुछ हुआ भी। पहले 2 वर्षों में बहुत कुछ हुआ, काफ़ी कुछ हुआ, और अभी भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, पॉलिसीज़ हैं जो लोगों को पसंद भी आ रही हैं। अभी का मेरा थोड़ा अलग मत है, लेकिन पहले 2 वर्ष क्या डिफरेंस आपको नजर आते हैं? पहले देखिए, ऐसा है ना कि जब शुरू में थे मोदी जी, मुझे स्मरण है पहले 2 साल बड़ा फ्री डिस्कशन होता था। ठीक है। मतलब हम लोग को हर 3 महीने में चाय पे बुलाया जाता था, और उसमें जिसका जो मत होता था बोलता था, बिल्कुल स्वच्छंद रूप से। वो परिवर्तित हो गया। जो प्रस्तुतिकरण है प्रधानमंत्री के सामने, मैंने देखा अगले 2 वर्षों में। पहले 2 वर्षों में टोटल ओपन, अगले 2 वर्षों में हर जना रिजर्व्ड है, अपनी बात कह नहीं रहा है। अब ये क्यों हुआ परिवर्तन, ये तो मैं नहीं कह सकता। परिवर्तन निश्चित हुआ, क्योंकि मुझे आश्चर्य होता था ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इतना बढ़िया काम चल रहा था पहले 2 वर्ष। उसके बाद मुझे ऐसा लगा इस बात पे ज्यादा बल हो गया कि दिख क्या रहा है बनिस्पत की हो क्या रहा है। क्योंकि जैसे आप एक उदाहरण ले लीजिए, उसके कई उदाहरण है वैसे, मेक इन इंडिया ले लीजिए, खूब शेर दहाड़ा। मैं जब उस समय सेवा में था, मैं पूछता था चला कितना, इस पे कोई प्रश्न ही नहीं करता। ये धारणा ठीक है, पर चलना भी तो चाहिए। देखिए, जो प्रमुख 2 उद्देश्य थे मेक इन इंडिया के, वो दोनों में से कोई पूर्ति नहीं हुई। ना तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, ना एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। तो अगर नहीं बढ़ा तो हमें मानना चाहिए नहीं बढ़ा। जब इतने सारे अच्छे कार्य हो रहे हैं सरकार में, वो इसमें कोई राय नहीं है कि बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं, तो हमें मानना पड़ेगा जहां कार्य नहीं हो रहे, क्योंकि अगर वो नहीं मानेंगे तो हम सुधारेंगे नहीं, और यही कहते रहेंगे शेर दहाड़ा। ये है समस्या। पहले 2 वर्ष में मुझे ऐसा नहीं लगा। पहले 2 वर्ष में
चर्चा के दौरान ये स्पष्ट रूप से कहा जाता था, साहब इसमें समस्या आ रही है, इसमें समस्या आ रही है। अब किसी की या तो हिम्मत नहीं होती कहने की। ये मैंने पहले भी देखा, 2 साल के बाद मैंने देखा है। ये मेरे विचार से गवर्नेंस के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। बट सर, बल्कि 2 साल में तो ऐसा होना चाहिए कि आप और ज़्यादा खुल गए हैं। 2 साल जैसे लाइक फर्स्ट मीटिंग आपकी और मेरी है, अगर मैं थोड़ी रिजर्व्ड हूँ तो सेकंड मीटिंग में मैं आपको अपने आप को खुद से क्लोज महसूस में करूँगी आपके साथ। तो 2 साल बाद तो थोड़ा और खुल जाना चाहिए था। फिर रिजर्व्ड इतना लोग हो गए, सब बड़ा लोग हो गए। मुझे अभी मेरा एक्सप्लेनेशन नहीं है मेरे पास। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या कारण है, मैंने कहा कारण का मैं अभी नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता है कि ये हुआ। जैसे हम लोग जब चाय पे बुलाते थे तो प्रधानमंत्री जी हम लोग से बिल्कुल ओपन डिस्कशन करते, सब लोग बोलते थे। तो उसका तरीका ये होता था, पहले कैबिनेट सेक्रेटरी खड़े होकर बोलते थे और उसके बाद सब सचिव अपनी बताते थे। मुझे याद है मार्च या अप्रैल 2017 में वही इस तरीके की बैठक हुई, कैबिनेट सेक्रेटरी उठे, खड़े हुए बोले, उसके बाद करीब 1 मिनट कोई सचिव बोला ही नहीं। प्रधानमंत्री को उठ के कहना पड़ा, अरे आप लोग बोल क्यों नहीं रहे। तो इसका मतलब एक गैप आ गया था। अब उसको कोई भी कारण रहा हो, तो लोगों से जितना ओपनली अपनी बात कह लेते थे, जो मैंने पहले 2 वर्ष में मैंने देखा, मैंने की उनसे बात, मैंने खूब आराम से खुल के बात की, तो उसके बाद सब चुप हो। क्यों हुआ? मेरे विचार से गवर्नेंस के लिए ठीक नहीं। अगर ये नहीं होता तो शायद इन बिंदुओं पर भी चर्चा होती, जहां एक और डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम्स में इतना इंप्रूवमेंट हुआ है कि हर आदमी फोन से अपना पेमेंट कर देता है। yes. जहां इतनी अच्छी सड़कें बनी है, इतना अच्छा काम हुआ है, वहीं फिर मेक इन इंडिया पे भी चर्चा होती कि मेक इन इंडिया का शर हम आज भी शेर को दहाड़ता हुआ बता रहे हैं। ये बात समझ में आए। किसी भी गवर्नेंस सिस्टम के लिए ये आवश्यक है कि जहां एक और अच्छे कार्य को सराहा ना जाना चाहिए, जो कि बहुत अच्छे कार्य हुए सरकार में, जो नहीं हुए उस पर गंभीर चर्चा हो रही है। दूसरा उदाहरण लीजिए, इस देश की सबसे विकट समस्या आज की तारीख में अनएम्प्लॉयमेंट है, उस पर चर्चा ही नहीं है। मेरा यह मानना है कि अगर चर्चा होगी तो उस पर चिंतन होगा, उसका फिर समाधान निकलेगा। सब पीयूष गोयल की भी एक स्टेटमेंट थी, आपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, मेक इन इंडिया की बात की। अनएम्प्लॉयमेंट एक्चुअल में है, और आप ये देखिए जो पढ़े लिखे लोग हैं, पीयूष गोयल ने भी ये स्टेटमेंट दी कि एम्प्लॉयमेंट के नाम पर हम अपने देश को दे क्या रहे हैं। आप जेप्टो वाले बन जा रहे हैं डिलीवरी बॉय, आप ब्लिंकिट के डिलीवरी बॉय बन रहे हैं, आप मिंत्रा के डिलीवरी बॉय बन रहे हैं, और जबकि आप एजुकेटेड हैं। तो ये है, हम अपने देश के युवाओं को ये एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। मेरा इसमें थोड़ा सा कहना ये है, किसी भी इस प्रकार के आर्थिक जो हमारी कंडीशन है, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट होना नेचुरल है। ऐसा नहीं है कि ये अनावश्यक रूप से हो, नहीं, नेचुरल है। प्रश्न सिर्फ ये है कि जो समस्या है उसको पहले तो हम माने। अब मानेंगे नहीं तो फिर आगे चर्चा ही नहीं होगी। हम माने कि हाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, फिर ये देखें कि उसका समाधान हो सकता है। ये सरकार कुछ भी कर सकती है, मेरा ये मानना है। इनमें ये बल है, इच्छा शक्ति है, बिल्कुल पोटेंशियल है। मैंने कई सरकारों को देखा है, जितना पोटेंशियल इस सरकार में शायद किसी सरकार में नहीं था। लेकिन वो क्यों नहीं करते चर्चा? क्यों हर चीज चमाचम दिखाना चाह रहे हैं? मेरा यह मानना है कि हाँ, जो अच्छा हुआ उसको आप दिखाइए, लेकिन शेर को मत दहाड़िए अगर वो चला नहीं है। मैं इसको इसलिए इस्तेमाल करता हूं इस शब्दों को, क्योंकि आप वहीं क्रेडिट लीजिए जहां क्रेडिट ड्यू है। जहां नहीं हो रहा उस पर आप चर्चा कीजिए, चिंतन कीजिए, तो आपको जरूर मिलेगा। अनएम्प्लॉयमेंट ले लीजिए। अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मीडियम स्मॉल स्केल सेक्टर में होता है। अगर कोई सरकार से पूछे कि इस सेक्टर के लिए आपने क्या किया, तो कुछ नहीं बता पाएंगे। आप वो 5,000 करोड़ और 10,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, वो ठीक है, वो भी होना चाहिए। लेकिन जहां से मूल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, आज की तारीख में आप फील्ड में चले जाइए, जो मध्यम वर्ग का उद्यमी है वो आज उतना ही परेशान है जिसने पहले परेशान था। अगर वो परेशान है तो फिर इसकी चर्चा होनी चाहिए। और किससे होनी चाहिए चर्चा? चर्चा यूएसए में नहीं होगी, उस उद्यमी से होगी। उसके साथ बैठा जाएगा, उससे समझा जाएगा कि ये जो समस्या है समाधान कैसे किया जाए। ये नहीं कि ओवरनाइट समाधान हो जाएगा, लेकिन पहले चर्चा तो आरंभ कीजिए आप। एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट बनाई थी पूर्व कैबिनेट सचिव प्रभात कुमार साहब की, मालूम नहीं उस रिपोर्ट का क्या हो रहा है। मीडियम स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए रिपोर्ट बनी है, उस पर चर्चा तक नहीं। तो उसमें मुझे स्मरण है, उस समय मैं सर्विस से तभी मेरी समाप्त हुई थी, उसमें इस बात पर चर्चा है कि इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाए। लेकिन समस्या क्या है? समस्या है कि आप मध्यम वर्ग की बात करेंगे तो हेडलाइन नहीं बनेगी न्यूज़पेपर में। अब हेडलाइन बनेगी 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। अगर हम सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट में जाएंगे फिर समस्या आएगी। वही मैं पहले 2 वर्ष और बात कर रहा हूं कि इफ यू आर स्पेंडिंग टाइम ऑन हेडलाइन मैनेजमेंट,
तो जो मूल जो इश्यूज हैं, और इश्यूज बने रहेंगे, मेरा कहना ये नहीं है कि सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि उन गंभीर समस्याओं को पहले मानिए कि समस्या है, फिर उस पर चिंतन कीजिए और प्रयास कीजिए उसके सुधार का। अब तो चर्चा में ही नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, इन सब के बारे में कोई चर्चा ही नहीं है। देखिए, महंगाई के बारे में तो मेरा मानना है कि सरकार बहुत कुछ नहीं कर सकती, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के बारे में बहुत कुछ कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। पहले मैंने तो एक ही सेक्टर बताया, अब एक एक करके सेक्टर लीजिए। अब वो क्या कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं हमने एक PLI स्कीम लिया है, अब उसमें 80-90% इम्पोर्ट होता है, 10% का फोन यहाँ बनता है, वो कहते हैं मेड इन इंडिया। भाई हम किसको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? क्या उससे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि मेक इन इंडिया जैसी स्कीम का एक थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन ही कर लीजिए। भाई हलवाई तो अपनी जलेबी को अच्छा बताते ही ना, तो खाने वाले से पूछिए कैसी है जलेबी। एक थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन कराइए, और इवैल्यूएशन इस दृष्टिकोण से नहीं कि उसका क्रिटिसिज्म करना, इस दृष्टिकोण से अगर उसमें कोई कमी रह गई है तो उसको सुधार कैसे किया जाए। सब क्रिटिसिज्म का मेरा ख्याल ऑब्जेक्टिव इंप्रूवमेंट होना चाहिए, क्रिटिसिज्म इटसेल्फ नहीं है। उस पर राजनीति जिसको करना हो करें अपनी बैठकर, लेकिन देश के हित में आवश्यक होगा कि जो भी निर्णय लिया जाता है सरकार में उसका एक थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन किया जाए, इस उद्देश्य से कि समझा जाए कि अगर कहीं कमी रही है तो क्या कमी रही है, और फिर इस बात पे चिंतन हो उस कमी को दूर कैसे किया जाए। देखिए, मैंने आपको कहा था ना कि हम आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, हम सीख रहे हैं आपसे बहुत कुछ, और हमारे व्यूअर्स, हमारे यंग व्यूअर्स बहुत कुछ सीख रहे हैं जो आप बातें कह रहे हैं। और आई थिंक यूथ को आवाज़ भी उठाने की ज़रूरत है कि एम्प्लॉयमेंट कहाँ है, हमें वो वर्थ नहीं मिल रहा है। वेल, जब आप कोल सेक्रेटरी थे, कोल कंट्रोवर्सीज का दौर था, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए आपने क्या स्टेप्स लिए? वो जो दौर था, क्या आपको लगा कि आपके लिए डिफ़िकल्ट है ये सब डील करना? जब मैं कोयला सचिव बना तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था कोल सेक्टर के बारे में। तो मैंने अपने मित्र को फ़ोन किया, पूछा भाई ये कोल सेक्टर कैसा है? तो उसने कहा गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है क्या? तो मुझे उत्तर मिल गया, और वाकई स्थिति बहुत गंभीर थी। गंभीर कई संदर्भ में थी। गंभीर इस वजह थी कि स्कैम्स सामने आए थे CAG रिपोर्ट के। गंभीर इस वजह थी कि जिस प्रकार से CAG ने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया, उसके फलस्वरूप पूरी ब्यूरोक्रेसी डिमोरलाइज थी, कोई जॉइंट सेक्रेटरी कमिट नहीं करना चाहता फाइल पे। तीसरी समस्या ये थी कि कोयले की इतनी कमी हो गई थी कि ज़्यादातर पावर प्लांट में एक एक दो दिन का कोयला था, क्राइसिस थी। तो इस क्राइसिस में मैंने कोल सचिव का कार्य लिया, और ये ऊपर वाले की अनुकंपा है कि 2 साल में हम इस स्थिति में पहुंच गए कि हम सोचने लगे कि क्या हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं कोल बांग्लादेश को। तो उसका जो मुख्य प्रक्रिया थी, वो पहली चीज़ तो ये थी, मैंने कहा कि हम अपनी पूरी फंक्शनिंग को टोटली ट्रांसपेरेंट बना दें। मैं समझता हूँ कोयला विभाग पहला विभाग रहा होगा जहाँ पर हमने फाइल और पेपर बंद कर दिया, बिल्कुल हर चीज़ डिजिटल हो गई और हर चीज़ ट्रांसपेरेंट हो गई, तो सबको पता था कौन क्या कर रहा है, तो गड़बड़ होने का तो प्रश्न ही नहीं था। आधी गड़बड़ी देश में मैं समझता हूँ इस वजह से होती है कि आपको जानकारी नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आपको जानकारी है मैं क्या कर रहा हूँ तो मैं गड़बड़ कैसे कर लूँगा। और मेरा स्पष्ट मानना है, मैं शायद जो अपनी अगली पुस्तक लिख रहा हूँ वो इसी पर है कि कैसे इस देश का करप्शन टेक्नोलॉजी के माध्यम से दूर हो सकता है। क्योंकि मैं जिन जहाँ भी रहा वहाँ पर मैंने प्रयोग किया टेक्नोलॉजी। कोल उसमें एक सेक्टर था जहाँ हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने ऑक्शन किया कोल माइंस का, जिसमें लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए की कोल ब्लॉक्स ऑक्शन हुए, किसी ने उंगली नहीं उठाई। ऐसा नहीं कि उसमें गलतियां नहीं हुई, गलतियां हुई उसमें, लेकिन जो भी गलती होती थी तुरंत मालूम पड़ जाता था। ये कमी रह गई इसमें, क्योंकि पब्लिक डोमेन में होता था, पब्लिक बड़ी जागरूक है और इंटरेस्टेड पार्टी तो देखती रहती कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ, वो आपको बता देगी कि हम गड़बड़ हुआ। तो टेक्नोलॉजी के उपयोग से हम एक ट्रांसपेरेंट कोल ब्लॉक ऑक्शन कर ले गए, जिसकी सबने तारीफ भी की। उसके अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ कोयले विभाग में, वो कोल प्रोडक्शन इंक्रीज करने का हुआ। क्योंकि मैं कहीं भी जाता था, किसी भी पोस्ट पर जाता था, तो कोई समस्या आती थी तो मैं कोशिश ये करता था क्योंकि उसका आधारभूत उसका देखें क्यों है। मैं एक प्रश्न पूछता था, अगर ये समस्या है तो क्यों है। तो मैंने जब ये क्यों पूछा कि कोल प्रोडक्शन कम क्यों है, तो सबको आश्चर्य हुआ कि भाई इस देश में 300 बिलियन टन का कोल का भंडार है और हमारा 1 बिलियन टन हर वर्ष जरूरत है, यानी कि हम 300 साल के लिए कोयला है हमारे पास, फिर भी कोयले की कमी है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि ये क्यों है। ये इसलिए है कि कोयला निकालने के लिए आपको जमीन चाहिए, जमीन को लेने में बड़ी समस्याएं हैं, लैंड एक्विजिशन बड़ी गंभीर समस्या है। उसी तरह उसमें एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस, क्योंकि ये सब एनवायरनमेंट
जहाँ फॉरेस्ट है वहां पर है। तीसरा, उस कोयले को निकाल के आप लाएंगे कैसे बाहर? तो हमने फिर इन 3 समस्याओं को समाधान किया। इन समस्याओं को समाधान करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई वो ये थी कि मैंने एक भी मीटिंग दिल्ली में नहीं ली, कि मेरा ये मानना था ये समस्याएं स्टेट में है। तो मैं स्टेट में जाता था, स्टेट हेडक्वार्टर में, वहाँ चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठता था, सब अधिकारियों को बुलाता था, दिन भर इस बात का प्रयास करते थे कि इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए। अगर कोई एक कारण है कोयला होने का, उसका कारण ये है कि ये बैठक स्टेट में हुई, लखनऊ में, दिल्ली में नहीं हुई, क्योंकि शायद ये पहला वाकया होगा कि किसी सचिव भारत सरकार ने एक भी मीटिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नहीं की 2 साल में। सब मीटिंग स्टेट में हुई। उससे कई लाभ हुए। एक तो स्टेट को समझ में आया कि उसमें उनका क्या लाभ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कोई भी कार्य आप किसी से कहेंगी तो उसको ये समझ में आना चाहिए उसका क्या लाभ है इसमें। अगर उसका लाभ नहीं होगा तो खाली मेरे आदेश तो करेगा नहीं। तो मैं जिस स्टेट में जाता था मैं समझाता था उनका क्या लाभ होगा, और जब उनको समझ में आ जाता था फिर हम लोग एक ही बोर्ड पर और साथ मिलकर इंटरेस्ट दिखा के समाधान करते थे। तो इस तरीके से फिर कोयल का प्रोडक्शन बिल्कुल रिकॉर्ड लेवल्स पे पहुंचा। आपने क्राइसिस से इतना डील किया कि आज प्रोडक्शन इतना अच्छा है। सर, आपको लगता है चोरी वोरी होती है? क्योंकि जैसे आम लोग बात करते हैं कि चोरी भी होती है कोयले की, कुछ खदानों से चोरी वोरी होती है या इलीगल काम होता है कोई? दो अलग चीजें हैं। एक तो ये है कि चोरी खदानों से, हाँ, वो साइकिल पे उठा के ले जाता है, ठीक है, उसको रोक लीजिए, लेकिन एज ए परसेंटेज ऑफ अ प्रोडक्शन इट इज नथिंग। वो चर्चा के लिए अच्छा रहता है। अगर आप प्रोडक्शन काफी बढ़ा दीजिएगा तो चोरी भी रोकी जा सकती है, वो स्थानीय स्तर पर उस पर काम हो सकता है। मेरे विचार से कोयले की जो चोरी है वो इतना बड़ा इशू है, ये कहना गलत होगा, इशू नहीं है, लेकिन इतना बड़ा इशू नहीं है। आप प्रोडक्शन बढ़ाइए उसको और फिर व्यवस्था कर सकते हैं जब आप कोयले चोरी कंट्रोल करें, ये भी हो सकता है। इलीगल माइनिंग जो है वो कोयले की ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि कोयले माइनिंग में आपको बहुत बड़े वो लगाने पड़ते हैं, व्हीकल्स लगानी पड़ती हैं, एक्सट्रैक्टर्स लगाने पड़ते हैं, तो इलीगल नहीं हो सकती क्योंकि विजिबल है। अच्छा। हाँ, वो कोयले माइनिंग जो थोड़ी बहुत इलीगल होती है वो मेघालय जैसे राज्यों में होती है, जिसे रैट होल माइनिंग कहते हैं। वहाँ इसलिए होती है कि आपने माइनिंग परमिट नहीं की है, कोयला आसानी से उपलब्ध है तो आदमी घुस कर कोयला निकालता है। उसमें मेरी राय थी कि इसको आप रेगुलराइज कीजिए, आप इसकी भी माइन ऑक्शन कीजिए, जिससे फिर ये जो डेथ्स हो जाती हैं, लोग अनसाइंटिफिक माइनिंग करते हैं, वो खत्म करें, उसी को साइंटिफिकली माइन करें। तो उस पर मुझे बताया गया कि अब शायद निर्णय हो गया है उस पर इस प्रकार से कार्य करने के लिए। तो कोयले की समस्याएं बिल्कुल अलग है। जैसे कोयला, मैंने कहा था आपको, कोल माफिया, अब दुनिया भर में माफिया इस वजह से ग्रो करता है कि किसी भी कमोडिटी की अगर शॉर्टेज हो, मैन मेड या अदरवाइज, शॉर्टेज नहीं हो तो माफिया खत्म हो जाएगा। अब वर्ष 2016 में हमें इतना कोयला हो गया था कि जाना पड़ता था लोगों से कि खरीद लें आकर। जब इतना कोयला हो जाएगा तो माफिया तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। दूसरे प्रकार के माफिया, जैसे कई ट्रांसपोर्ट माफिया होते हैं, ये कहना गलत होगा सब माफिया खत्म हो गए, लेकिन उनका जो प्रभाव था वो निश्चित रूप से कम हुआ। अभी मेघालय का क्या स्टेटस है? मुझे आइडिया, मैंने फॉलो नहीं किया, बट किसी ने मुझे बताया था कि वहां पे शायद इसको रेगुलराइज कर रहे हैं माइनिंग को। मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, सुनी हुई बात। कोल आपके लिए टोटली नया था कि आपने अपने फ्रेंड को कॉल करके पूछा और फिर वहाँ से आप एजुकेशन सेक्टर में शिफ्ट होते हैं, तो वो भी टोटली नया था। तो ये आपके एक्सपीरियंस को देख के कि एक सेक्टर का इन्होंने बिल्कुल चमचमा दिया एक सेक्टर को, इसीलिए शिफ्ट किया गया। मुझे पता नहीं क्यों शिफ्ट किया गया, जिन्होंने शिफ्ट किया उनको ज़्यादा पता होगा क्यों शिफ्ट किया गया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आई एम कमिंग आउट ऑफ डार्क डंजन्स ऑफ कोल माइंस टू ब्राइट लाइट्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, एंड टू माय utmost horror I found that the mafias of school education were much worse than mafias of coal. क्योंकि कोल में तो माइनिंग अंडरग्राउंड थी, माफिया ऊपर था, एजुकेशन सब माइनिंग, एजुकेशन में सब माफिया अंडरग्राउंड है, वो सब गड़बड़ कर रहे हैं इतना कि पता ही नहीं लगता क्या गड़बड़ कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट दिल्ली में स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स की फीस को लेकर बहुत हंगामा हुआ था। लगता है कि मतलब ये इशू है जो मेजर लेवल पर सॉल्व होना चाहिए। एक मिडिल क्लास पर्सन भी जो अपनी बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता है, उसके लिए फीसेस बहुत हाई हैं। देखिए, इसका समाधान यूपी में हो गया है, और ये जब मैं सचिव था उस समय हुआ, और यहाँ भी हो सकता है। मेरा ये मानना है कि इनिशियली जब एडमिशन होता है बच्चे का, तो वो स्कूल को डिसाइड कर देना चाहिए कि वो कितनी फीस लेगा। आपको पसंद आए तो कीजिए, नहीं दूसरे स्कूल में जाइए, स्कूल्स की कमी तो है नहीं। लेकिन एक बार बच्चा स्कूल में चला जाता है, फिर फीस जो बढ़ाई जाए उसका एक रीजनेबल पैरामीटर होना चाहिए। लेकिन स्कूल में एडमिशन टाइम पे आप किसी को कहें कि तुम इतना करो, इतनी फी लो, वो मेरे विचार से उचित नहीं है। मेरा ये स्पष्ट मानना है, और हम इसमें मत भिन्नता है लोगों की, कि अगर कोई प्रॉफिट बना रहा है स्कूल से
तो आप उसे टैक्स कीजिए, लेकिन आप प्रॉफिट मना नहीं कीजिए क्योंकि वो दूसरे तरीके से प्रॉफिट बना लेगा। तो आप क्यों पुश कर रहे हैं उसे प्रॉफिट बनाने को? उसे आपके सरकारी स्कूल हैं, आप उनको अच्छा कीजिए। दिल्ली में हुआ बहुत अच्छा काम पहले, और सरकारी स्कूल्स को अच्छा किया गया, लेकिन फी का इनिशियल स्टेज पर लिमिटेशन उचित नहीं है। हाँ, जब बच्चा चला जाता है तो इंक्रीज जो फीस का किया जाए, और ये समाधान यूपी में हो गया है। उन्होंने एक फॉर्मूला बना दिया है, उसके तहत ही इंक्रीज कर सकते हैं, और सब एग्री किया। और मजे की बात यह है, जो इसका लेजिस्लेशन बना था वो जो ओनर्स एसोसिएशन है उन्होंने बनाया अपने ऊपर नियंत्रण करने के लिए। तो ये एक अच्छा पहल थी। अगर मुझे पता नहीं दिल्ली में वो समस्या है या नहीं, अगर है तो यूपी लेजिस्लेशन से यहाँ भी लाभ हो सकता है। एजुकेशन पॉलिसी में 3 चेंजेस जो करंट टाइम में आप करना चाहें? देखिए, पॉलिसी बहुत बढ़िया बनी है, पॉलिसी का तो जवाब ही नहीं है। इतनी अच्छी पॉलिसी मैं सोच ही नहीं सकता कि उसमें हर सेक्टर लिया गया। कुछ एक आध बिंदु हैं जो पॉलिसी लेवल पर, बट वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है कि जिन पे ज़्यादा चर्चा की जाए। मेरी समस्या एजुकेशन पॉलिसी उसके इम्प्लीमेंटेशन से है। जैसा कि देश में विभिन्न पॉलिसीज आती हैं, असली समस्या पॉलिसी की नहीं होती, असली समस्या इम्प्लीमेंटेशन की होती है। और वो इस वजह से है कि मेरा ये मानना है कि पॉलिसी क्या है, एक आइडियाज़ को इकट्ठा करके और लिखित उससे स्वरूप दे दिया गया है, वो होती है पॉलिसी। तो आइडियाज़ की तो कमी इस देश में है नहीं, प्रॉब्लम यह है कि उसका इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। फॉर एनी आइडिया टू फ्रक्टिफाई एंड सस्टेन, इट हैज़ टू बी politically acceptable, socially desirable, technologically feasible, financially viable, administratively doable, judicially tenable, emotionally relatable और environmentally sustainable। तो एजुकेशन पॉलिसी के संबंध में इसमें 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। बाकी का उतना महत्व नहीं है क्योंकि पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल तो है ही, सरकार ने बनाई है पॉलिसी। प्रॉब्लम है फाइनेंशियली वायबिलिटी की और एडमिनिस्ट्रेटिव डुएबिलिटी। एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि उसकी रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट करने के लिए 6.1% ऑफ जीडीपी की आवश्यकता है, और 6% जीडीपी की आवश्यकता है। और अब तक जो अधिकतम एलोकेशन हुआ है जीडीपी का वो 3.1% हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि हमारा देश 6% एजुकेशन के लिए एलोकेट कर पाएगा। अब जब पैसा ही नहीं होगा तो पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? हमारी तरफ कहते हैं ना, जेब में नहीं पत्ता चल रही कलकत्ता। आपके पास पैसा तो होना चाहिए। अब अगर वो पैसा नहीं है तो फिर पॉलिसी को ये भी बताना चाहिए कि वो पैसा कहाँ से आएगा। खाली राय साहब बन के तो आप नहीं निकल सकते। आपने राय दे दी और निकल लिया पतली गली से, अब कोई जना संभाल रहा है उसको कैसे करे? आपको बताना चाहिए पैसा। मेरी कुछ सुझाव हैं इसमें, लेकिन मैं वैसी चर्चा में ये कह रहा हूँ कि ये जब आप कोई पॉलिसी बनाते हैं, जब मुझसे कस्तूरी रंगन जी मिलने आए थे और उनकी टीम आई थी, उन्होंने मेरी राय मांगी, तो मैंने कहा ऐसा है कि आप पॉलिसी तो बना रहे हैं लेकिन इसके साथ एक डिटेल्ड एक्शन प्लान बनाइए। व्हाट नीड्स टू बी डन वो तो पॉलिसी में आ जाएगा। हाउ विल इट बी डन, हु विल डू इट, बाय व्हेन इट विल बी डन। जब आप हाउ पे जाएंगे तो आपको ये जानकारी देनी पड़ेगी कि जो भी आपने रिकमेंडेशन दी है उसको करने में कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी, और फिर आपको ये भी बताना होगा धनराशि आएगी कहाँ से। ये तो है नहीं कि साहब मैंने रिकमेंडेशन दे दिया, अब पैसे का इंतजाम आप कीजिए। अगर ये होता तो शायद वो पहली चीज तो ये प्रयास करते कि कहाँ से। उदाहरण के तौर पर मैंने आपसे कहा कि आप स्कूल्स को हम प्रॉफिट क्यों नहीं परमिट कर रहे, आप प्रॉफिट होने दीजिए, उसको टैक्स कीजिए, तो थोड़ा पैसा तो उससे आ जाएगा। और भी ऐसे तरीके हो सकते हैं जहाँ से पैसा आ सकता है। दूसरा, अगर मान लीजिए 6% नहीं मिल रहा तो मैं पॉलिसी में ये लिखता कि मान लीजिए कि 5% मिल रहा है तो प्रायोरिटी में आप इसको कीजिए, 4% मिल रहा है तो प्रायोरिटी में इसको कीजिए, 3% मिल रहा है तो प्रायोरिटी में इतना कीजिए। कुछ प्रायोरिटाइजेशन आप कर देते हैं। अब वो बड़ा कंफ्यूजन है, स्टेट्स भी ग्रैपल कर रही हैं। तो जैसा कि अन्य नीतियों के साथ होता है, इस नीति में तो नीति तो बहुत अच्छी बनी लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में बड़े सीरियस इश्यूज हैं। सर, ये वैसे भी हमने कई बार मतलब ऐसा होता है कि नीतियां बनती हैं, पॉलिसी मेकिंग हो जाती है, बट उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस आते हैं, हर्डल्स आते हैं। बड़ा सिंपल है ना, पॉलिसी बनती है तो अखबार में छपता है, हाँ जी, हेडलाइन बनती है, इम्प्लीमेंटेशन को देखता नहीं है। मेक इन इंडिया खूब दहाड़ा, बड़े बड़े शेर, वो जन मशीन वाला शेर है, हर जगह फोटो में हर जगह चिपका हुआ है, कोई पूछता तक नहीं है कि हुआ क्या उसका। लेकिन बस हम आज भी नारा लगा रहे हैं मेक इन इंडिया। नहीं, नारे में कोई नुकसान नहीं है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ नारे के। मेरा कहना है कि नारा फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए। धरातल पर आपकी हकीकत, नारा जरूरी है, उसकी अपनी उपयोगिता है, हाँ जी, लेकिन आप वहीं पर रुक जाएंगे और पूरा रोड शोज में लगा देंगे
धरातल पर अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ ये जानना जरूरी है। यस, इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है, किस लेवल पर हो और रहा अगर है, नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, और फिर उसको और कितना इम्प्रूव किया जा सकता है सो दैट कि बेस्ट आउटकम हो। सर, डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग में क्या चैलेंजेस आते हैं? देखिए पॉलिसी मेकिंग में तो अगर आपने स्टेक होल्डर से चर्चा कर ली है गंभीरता से तो पॉलिसी तो ठीक बन जाएगी। मुझे नहीं लगता बहुत सारी पॉलिसीज गड़बड़ बनी, कि हर सरकार जो भी सरकार रहा हो वो ठीक ठाक पॉलिसी बना के लाती है। प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन की उन्हीं 8 बिंदुओं की वजह से आती है जो मैंने मेंशन किए थे, क्योंकि उस पर कोई सोचता नहीं है कि पैसा कहाँ से आएगा। दूसरा जो मैं पहले चर्चा नहीं की, किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, खाली पैसे से चलेगी नहीं। अगर मान लीजिए जिस प्रकार के आपने पॉलिसी में रिकमेंडेशन दी है उसमें विशिष्ट प्रकार के टीचर चाहिए और वो टीचर नहीं है तो पैसे से आप क्या कर लेंगे, तो हमें वो टीचर भी तैयार करने पड़ेंगे। मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे कई सारे हो सकते हैं। बोथ मनी एंड ह्यूमन रिसोर्स क्रिटिकल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी। आपने अपने बुक एथिकल डिलेमास में भी डिसीजन के बारे में लिखा है। सबसे कठिन डिसीजन, सबसे हार्ड, आपको चैलेंजिंग लगा हो कि आपको बहुत सोचना पड़ा हो, क्या था? वो शुरू में था, शुरू में, बाद में कोई चैलेंजिंग नहीं लगता था मुझे। मतलब सब बस चलता बाद, जा रहा है बाद में smooth। बड़ा क्लैरिटी हो गई थी, आप कोई दे दीजिए मैं बता दूंगा ये करना चाहिए। हाँ। शुरू में बहुत समस्या थी, शुरू के 7-8 साल में मुझे समझ नहीं आता मैं ये करूँ, क्योंकि वो क्लैरिटी मेरे दिमाग में नहीं थी। जब मैं नया नया एसडीएम बना था कई सारे ऐसे मैंने सब वाक्य लिखे, तो हरदोई में था उन दिनों 1984 का प्रकरण है। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो गया, तो बड़ा बवाल हुआ वहाँ पे। जो रूलिंग पार्टी के एमएलए वगैरह थे वो सब जला रहे थे दुकानों को, रूलिंग पार्टी। तो मेरे को इंटेलिजेंस मिली कि ये बहुत पावरफुल एमएलए था लोकल, वो उसके पीछे है। तो मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो कर देता। बहुत डिबेट के बाद मैंने डिसाइड किया उसके अगेंस्ट एनएसए का केस बना दूँ, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। मैंने केस बना के डीएम को भेज दिया, तो उसको पता लग गया, उसने जाके लखनऊ में शिकायत कर दी। मुझे लखनऊ बुलाया गया, बहुत सीनियर अफसर के कमरे में घुसा मैं, बोले अनिल तुमने क्या कर दिया। मैंने बताया उनको कि साहब ये मुझे मिली इन्फॉर्मेशन, ये। बोले किया तो ठीक है, तुम फाइल वापस ले लो। देखिए ये सब चीज़ें अब हम मुझे समस्या नहीं होती बिल्कुल। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा साहब वो तो निर्णय डीएम को लेना, वो रिजेक्ट कर दे मेरा प्रपोजल। बोले अरे क्यों लड़ते हो तुम नेताओं से, वापस ले लो। मैंने साहब मैं लड़ा कहा, मैंने तो प्रपोजल भेजा है। अरे नहीं तुम्हारे हित में, अभी तुम्हें इतनी नौकरी करनी है, क्यों झगड़ा करते हो सबसे। मैंने कहा साहब वो तो तीर है, निकल गया, आप क्या वापस लेंगे। वो आ गया वापस, मेरा ट्रांसफ़र हो गया। तो ये सब चीज़ें शुरू में मुझे समझ में नहीं आता था कैसे हैंडल करूं। फिर ट्रांसफर हुआ था। बाद में कोई मुझे समस्या नहीं थी। कोई कोल में इतने ट्रिकी इश्यूज है। और आपने तो आपका लखीमपुर खीरी वाला इंसिडेंट भी मैंने पढ़ा है, डंके की चोट में आपने अपने ज़िले में कर्फ्यू नहीं लगाया। हाँ, वो क्योंकि मेरा यहाँ ट्रांसफ़र हो गया यहाँ से, और वो लखीमपुर जिला जो है वो पड़ोस में है हरदोई के, तो लोग को पहले से पता था ये छोड़े उड़ेंगे नहीं, किसी को गड़बड़ करेगा। तो सब बिल्कुल बढ़िया चल रहा था हमारे ज़िले में, हमें कर्फ्यू लगाने की जरूरत ही नहीं थी। सबको पता था किसी पॉलिटिकल पार्टी का होगा अंदर कर देगा। लेकिन वहाँ एक फिर मर्डर हो गया। मर्डर हुआ तो फिर हमारे जो जिलाध्यक्ष थे रूलिंग पार्टी के, उन्होंने कहा कर्फ्यू वो निकालेंगे, फ्यूनरल प्रोसेशन। तो मैंने कहा ये तो राइट हो जाएगा, क्यों कर रहे हैं, आप ही की सरकार है। तो उन्होंने कहा नहीं हम निकालेंगे, तो हमने उनको भी बंद कर दिया। फिर रात को चीफ मिनिस्टर का फ़ोन आया, आपने हमारे अध्यक्ष को बंद कर दिया। मैंने कहा सर आपकी सरकार है, बड़ा बढ़िया चल रहा है, इनको छोड़ दूंगा, जुलूस निकालेंगे, यहाँ बवाल हो जाएगा। नहीं कोई तरीका निकालिए। मैंने कहा साहब आप उनसे बात कीजिएगा, ये जुलूस क्यों निकालना है। वो फ़ोन रख दिया, मैं समझा कि अब फिर ट्रांसफ़र होगा यहाँ से। अगले दिन सुबह मुझे फ़ोन आया कि वो तैयार हो गए हैं जुलूस ना निकालने के लिए। मैंने उनको छोड़ दिया, और 3 महीने बाद उन्हीं चीफ मिनिस्टर ने जो मुझसे नाराज़ थे, उन्होंने मुझे वन ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का अवार्ड दिया। तो ये सब धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि हम अपना कर्म करते चलें, फलवल का पता नहीं क्या होगा। पर सर ऑफिसर्स पर प्रेशर होता है, क्योंकि ये जैसे कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं, हमने फिल्मों विल्मों में भी देखा है, रियल लाइफ में भी हमने कई बार किस्से सुने हैं। पॉलिटिशियंस कह देते हैं अरे हम पे तो उनका हाथ है, चीफ मिनिस्टर का हाथ है या किसी बड़े उसका हाथ है। एक तो चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूं, ये फिल्मों में सब बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड होता है, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो, मैंने दोनों देखा, पॉलिटिशियंस का चाहे हो, बहुत एग्जैजरेटेड होता है। हाँ दबाव आता है पॉलिटिशियन का, पॉलिटिशियन बड़ा होशियार है, प्रेशर आता है, पॉलिटिशियन बहुत होशियार है। मेरे को 10-12 साल एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, उसके बाद किसी नेता ने मुझसे गलत काम नहीं कहा। और मैं कोयला सेक्रेटरी रहा हूँ, मैं एजुकेशन सेक्रेटरी, कोई गलत काम का ही नहीं, तो किस बात का प्रेशर। मेरे ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं आया। कहते थे अगर सही होता तो मैं तुरंत करता था, नहीं होता तो पोलाइटली बता देता था।
और उसके बाद तो फिर मुझसे कोई कहता ही नहीं था, गलत काम किसी ने कहा ही नहीं मुझसे। कौन सा प्रेशर? मुझे ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर ज्यादा आता था, असहमति वाला, ये करें ना करें, वो ज्यादा है। नेताओं को कोई प्रेशर नहीं। मैंने सबके साथ, खरगे साहब से बढ़िया नेता, ऑस्कर फर्नांडिस फैंटास्टिक, फिर जावड़ेकर साहब क्या बढ़िया नेता, हाँ। एक से एक बढ़िया नेताओं के साथ काम किया, कोई प्रेशर नहीं। अरे चर्चा करते थे। देखिए मेरा ये मानना है कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स सही है तो आप अपनी बात मनवा लेंगे, और उसको पॉलिटिकली इतना जरूरत है, जो कि लीगली इनकरेक्ट नहीं है लेकिन पॉलिटिकल जरूरत है, तो आप मानिए उसकी बात। भाई आपको भी तो समझना ही नेता को। हाँ, अगर वो पॉलिटिकल जरूरत इलीगल है तो मैं नहीं करूंगा, ये बड़ा स्पष्ट था। लेकिन बहुत सारा ग्रे एरिया होता है, जैसे किसी ने, नेता ने मुझसे कहा कि इस अधिकारी को ट्रांसफर कर दो, ठीक है ना, तो मेरा पहला कदम ये होगा कि उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि ट्रांसफर नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए। कई केसेस में मान जाते थे, कई केसेस में अपना नेसेसिटी समझते थे। तो जब मैं यंग था अनिल स्वरूप, तो मैं भिड़ जाता था उनसे, और लेटर ऑन अनिल स्वरूप ये कहता था कि मैं अपना पूरा प्रयास कर लूंगा, नहीं होगा तो मैं उनकी बात मान लूंगा। बात लेकिन वही मानूंगा जो इलीगल ना हो, यानी डिस्क्रिशन है। डिस्क्रिशन ये है कि मेरा ये मत है, उनका दूसरा मत है, तो ऑब्वियसली मेरे बॉस है, मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी। पहले नहीं होता था। मुझे याद है, चूंकि आपने मायावती जी की बात कही, मैं बड़ा परेशान था, तो मैं छुट्टी की एप्लीकेशन मैं अपने बॉस के पास लेकर गया, सर मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मैं यहाँ काम नहीं कर पाऊंगा। तो उन्हें इग्नोर किया पहली बार, दूसरी बार किया, फिर इग्नोर, तीसरी बार बैठ गया, बैठो यहाँ पर हम बताते थे। फिर उन्होंने एक प्रकरण मुझे याद दिलाया। उन्होंने कहा तुम्हें याद है वो एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को मायावती जी ने मीटिंग में सस्पेंड कर दिया था और तुमने बहाल कराया था। वो कैसे हुआ कि मीटिंग चल रही थी, उन्होंने सस्पेंड कर दिया। वो डीएम मेरे पास रोता हुआ है कि सर मेरी तो कोई गलती नहीं थी, उसकी वाकई कोई गलती नहीं थी, लेकिन सस्पेंड कर दिया उसे। तब उसको रिवाइव कैसे कराएं? तब तक मुझे समझ में आ गया था कि किसी नेता से काम कैसे कराया जाए, सही काम भी। अगर कोई और होता, जैसे मैं यंगर अनिल स्वरूप होता, तो मैं भिड़ जाता मायावती जाके कि उसकी गलती नहीं थी, आपने कर दिया, आप नहीं करेंगे तो मैं चाह रहा हूँ छुट्टी पर। नॉर्मली ये होता है। मैंने क्या किया, मैंने मालूम किया कि मायावती सबसे अच्छे मूड में कब रहती हैं। सुबह के टाइम पे जब वो ब्रेकफास्ट करती हैं तो बहुत अच्छे मूड में होती थी, वो सही टाइम होता था काम कराने का। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें जो हम इग्नोर करते हैं। हर व्यक्ति का मूड होता है दिन भर में, या आपको पता होना चाहिए कब उसका मूड अच्छा है। जस्ट लाइक आप अपने घर में पापा का मूड देखते हैं हाँ, कि पापा से हाँ करवानी है तो इस टाइम कब कराएंगे बात आप, करो। वो ह्यूमन रिलेशनशिप है। तो मैं सुबह के टाइम के गया, उनके बड़े अच्छे मूड में थी, उस ब्रेकफास्ट कर रही थी, और कैसा चल रहा है? हमने कहा मैडम बहुत बढ़िया चल रहा है। फिर मैंने प्रकरण को लाया, मैंने कहा मैडम वो अधिकारी बड़े अच्छा था, उससे गलती हो गई। अब कई लोग मुझसे पूछते, मैंने किताब में लिखा ना कि जब उसकी गलती नहीं थी तो आपने क्यों कह दिया उसकी गलती थी। अगर मैं कहता उसकी गलती नहीं आपकी गलती थी तो मैं भी सस्पेंड हो जाता। अब ये हमें समझना चाहिए चीज़ को। तो बोले अरे अच्छा अधिकारी है तो गलती कैसे हुई? मैंने कहा मैडम मुझसे भी हो सकती है गलती, किसी, मैं ये भी नहीं कह सकता था आपसे गलती हो सकती है। मैंने कहा मुझसे भी हो सकती है, लेकिन अधिकारी बहुत अच्छा अधिकारी है ना, अच्छा कर दे बहाल, हो गया बहाल। सो ये चीज़ मुझे धीरे धीरे समझ में आई कि अनावश्यक रूप से नेता से लड़ने से फायदा नहीं है। हो सकता है मेरे सिद्धांत के विरुद्ध हो, अब आपको ये डिसाइड करना है सिद्धांत की वजह से आप लार्जर कॉन्टेक्स्ट को भूलना चाहते हैं। कई बार हो सकता है कि आपका सिद्धांत ऐसा है कि आप कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना चाहते, ठीक है आप ट्रांसफर करा लीजिए, लेकिन हम तो ड्रॉप ऑफ दी हैट, अगर मेरी बात नहीं मान रहा तो मैं भिड़ लूंगा उससे। तो ये चीज़ धीरे धीरे सीखता है आदमी, और मैंने भी सीखा, और मुझे उसका लाभ हुआ कि कई अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नेता, जैसे मुझे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कैबिनेट सेक्रेटरी, मोदी जी ने मुझे कोयला सचिव बना, सबने अच्छी पोस्ट दी मुझे, आई गॉट वेरी गुड पोस्टिंग्स। लेकिन मैं 38 साल में किसी नेता के पास नहीं गया, किसी काम के लिए नेता के पास नहीं गया, पर्सनल काम के लिए, ऑफिशियल तो जाते थे। सो मेरा कहना यह है कि अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी है तब समस्या नहीं है। वो जैसे शुरू में मैंने कहा था, आप दूसरे का ज़्यादा बना बिगाड़ नहीं सकते। आप कहते जरूर हैं, ये गालिब के नाम से एक शेर चलता है, उनका नहीं है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है, उम्र भर यही भूल करता रहा गालिब, धूल चेहरे पे थी आईना मलता रहा। तो ये गालिब का शेर नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण शेर है, क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं, अपनी कमी को ना देखकर दूसरे को ठीक करने के चक्कर में रहते हैं। अगर आप अपने को करेंगे, और मैंने इसका लाभ उठाया अपने जीवन में, शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि इसकी वजह से प्रॉब्लम है, इसकी वजह से प्रॉब्लम है, बाद में नहीं। सर मायावती जी का एक बार फिर से जिक्र हुआ है, योगी आदित्यनाथ जी से कभी आपकी मुलाकात हुई? मेरी एक बार मुलाकात हुई और बड़ी अच्छी मुलाकात हुई, और उसका जो बैकग्राउंड था बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैंने आपको एजुकेशन माफिया के बारे में बताया था, जो सबसे बड़ा माफिया मेरे विचार से वो था बीएड और डीएलएड कॉलेजेस का। देश में करीब 16,000 कॉलेजेस थे उस समय,
जिसमें से हमारी जानकारी में 4000 एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। एक कमरे में मिल जाएंगे, आपको डिग्री दे देंगे। तो जो चेयरमैन नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन थे, बहुत बढ़िया IAS अफसर थे, उन्होंने कहा कि सर मैं इनको नोटिस भेज रहा हूँ सबको, और इनसे मैं एफिडेविट पे सूचना मांगूंगा कि आप अपनी ज्योग्राफिकल सिचुएशन बताइए, कौन पढ़ा रहा है। गलत देंगे तो फिर क्रिमिनल केस हो जाएगा दर्ज। तो ये तो ठीक था, आसान है इसको, लेकिन आइडिया को पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल कैसे बनाए, क्योंकि ये सब पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड थे बीएड और डीएलएड कॉलेज। तो मैं करीब 23 स्टेट्स में गया, और उसमें से एक स्टेट यूपी भी थी। जब मैं चीफ मिनिस्टर से मिलने गया तो उन्होंने सुना मुझे, बोले अनिल जी आप समस्या सही बता रहे हैं, है बड़ी गंभीर समस्या है, बड़ी दुरूह समस्या है, हाँ। लेकिन मैं आपके साथ हूँ। और यूपी में हमें टोटल कोऑपरेशन मिला उसमें। यूपी नहीं, पूरे देश में ममता बनर्जी चाहे जिसी पॉलिटिकल पार्टी हो, हर जगह सपोर्ट मिला। इनफैक्ट पॉलिटिकली तो इतने हताश हो गए वो लोग, वो सोच रहे थे पॉलिटिकली रुकवा देंगे, तो पॉलिटिकल रुका नहीं, तो 17 कोर्ट्स में चले गए। उसमें 3 हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया। उसमें जब चेयरमैन एनसीटी एक हाईकोर्ट में अपीयर हुए तो जज साहब इतने नाराज हो गए, उसको अगेंस्ट कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया, मेरे अगेंस्ट नोटिस जारी किया कि इनको बताइए इनको हटाया कैसे जाए चेयरमैन से। तो कोर्ट की वजह से प्रॉब्लम हो गई हमें, अदरवाइज बड़ा स्मूथ चल रहा था। तो उस संदर्भ में मैं मिला था योगी आदित्यनाथ जी से। एक तो ये उन्होंने बड़ा बढ़िया किया, एजुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छा उन्होंने किया। दूसरा, जब कल्याण सिंह जी पहले चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने नकल समाप्त करने का प्रयास किया था, और वो नकल समाप्त अब योगी जी के टाइम पे हुई, बहुत स्ट्रिक्ट। हाँ, ये तो मतलब यूपी में नकल का तो मैंने देखा खुद आंखों से। जब मैं एसडीएम था हरदोई नहीं, तब मैं कुशीनगर में था। सुबह सुबह ड्राइवर ने मुझसे कहा सर चलिए आपको एक नज़ारा दिखाते हैं। उन दिनों एग्जाम चल रहे थे बोर्ड के, ले गया जीप में बैठाल के एक स्कूल में। जैसे ही पहुंची हमारी जीप, लोग खिड़की से कूद कूद के भाग रहे थे। तो मेरे समझ में नहीं आया क्या है। मैंने कहा ये क्या है? बोले सर ये सब नकल कराने आए थे, आपकी गाड़ी देखकर भाग गए। ये वो विक्रांत मैसी की एक फिल्म आई थी 12th पास, वैसा सीन हो गया उसमें। हाँ, में भी मुझे मैंने मूवी तो नहीं देखी। हाँ। मैंने वो तो मूवी थी, ये मैंने वो रियल वास्तविकता स्टोरी थी। हाँ, वो मैंने भी वास्तविकता देखी। फिर अगले दिन मुझसे कहता है कि सर आज सुबह थोड़ा जल्दी चलेंगे। तो सुबह जल्दी पहुंच गए, तो वहाँ सब शांति थी। दूसरे सेंटर पे बढ़िया था। मैंने कहा हाँ तो ठीक चल रहा है। नहीं सर ठीक नहीं चल रहा है। वो सर आम का बाग देख रहे हैं, वहाँ भी पर्चे को सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करेंगे तो आगे नकल कराएंगे। वहाँ ठेके पोटते थे स्कूल से। मुझे आज की स्थिति नहीं पता, जो बताते हैं इम्प्रूव कर गई है, लेकिन उस समय ठेके पर चलते थे, नकल कराने का ठेका, पास कराने का ठेका। तो ये एजुकेशन सिस्टम है तो क्या होगा आगे। पर अब तो काफी इम्प्रूव हुआ है, जो रियलिटी में दिखता मुझे भी बताया है गया है कि यूपी में काफी इम्प्रूव हुआ। यूपी में काफी इम्प्रूव हुआ है, चीटिंग नहीं है। सर यूपी के 3 बड़े लीडर्स हैं, मायावती, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ। इनकी गवर्नेंस में आपको क्या क्या डिफरेंसेस लगते हैं? देखिए, मैंने चाहे किताब में लिखा हो चाहे चर्चा की हो, हाँ, मैं उन्हीं चीजों की चर्चा करता हूँ जिनका मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। योगी जी से मेरे साथ काम करने का कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं, अखिलेश जी के साथ मेरा कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं, तो मैं कोई टिप्पणी उन पर नहीं करना चाहूंगा। जितना मेरा अनुभव था वो मैंने आपको बता दिया। उसके अतिरिक्त मुझे पता नहीं सही हो रहा गलत हो रहा है, वो तो अखबार में आप पढ़ लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो मैं वैसे भी कंपेयर तभी कर सकता हूं अगर मैंने उन सबके साथ काम किया हो। जैसे मायावती जी के साथ मैं मायावती जी और कल्याण सिंह जी को कंपेयर कर सकता हूं, क्योंकि दोनों साथ मैंने काम किया। तो मैं जो भी टिप्पणी करता हूं वो पूर्णतः व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर है, किसी प्रैक्टिकल नहीं, व्यक्तिगत अनुभव, पर्सनल एक्सपीरियंस, सामने पर्सनल एक्सपीरियंस, किताब से पढ़ के, अखबार से पढ़ के, इसी चर्चा करके मैं ओपिनियन नहीं देता। जो मैंने पहले भी वर्तमान सरकार के बारे में भी जो कहा कि इतना अच्छा काम हुआ, क्या नहीं हुआ, वो भी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। ये नहीं कि मैंने कहीं अखबार में पढ़ लिया हो, किसी से सुना, नो। मेरा ये परसेप्शन था कि सरकार इतना बढ़िया काम कर रही थी पहले 2 वर्षों में, उसके बाद क्या हुआ, वो व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ मैं। आज की तारीख में क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन उन 4 सालों में, पहले 2 साल और 2 साल को मैंने पुस्तक में लिखा है क्लियरली इस बात को। सर, नेक्सस ऑफ गुड के बारे में हम जानना चाहेंगे, लोग कैसे जुड़ सकते हैं इससे? देखिए, नेक्सस ऑफ गुड का जो कारण था वो ये था कि जब मैं सेवा में था तो बहुत अच्छे लोगों से मेरा संपर्क हुआ, बहुत अच्छे लोग। तो मैं सोचता था इनको इकट्ठा कैसे करूं। मेरे पास इतना पैसा था नहीं कि उनको बुलाऊं, कहाँ बुलाऊं, कैसे बुलाऊं। दूसरा ये था कि समाज में सामान्य रूप से बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, लेकिन हम लोगों को चूंकि मसाला पसंद है, इसलिए हम सिर्फ नेगेटिव बात करते हैं। अखबार में भी नेगेटिव निकल रहा है, चर्चा में भी नेगेटिव है, सबको मजा आता है नेगेटिव बात करने में। तो मैंने ये सोचा कि इफ ऑल द रास्कल्स एंड द रफियंस ऑफ द वर्ल्ड कैन कम टुगेदर एंड मेक लाइफ डिफिकल्ट फॉर अस, व्हाई शुड गुड पीपल कम टुगेदर। सो ये आधार बना। आधार ये था कि हम अच्छी चीज को देखें, लेट अस ट्राई एंड लुक एट गुड थिंग्स अराउंड अस। ये भी एक चश्मा होना चाहिए, वरना आपको तो मजा उधार आ रहा है तो आप देखेंगे नहीं अच्छी चीज को। देखें, उसको समझें,
समझने के बाद अप्रिशिएट करें, ये भी महत्वपूर्ण है। हम मुक्तकंठ से बुराई करते हैं, मुक्तकंठ से तारीफ नहीं करते। फिर हम उसको रेप्लिकेट करें, अगर समझ लेंगे और अच्छा समझेंगे तो रेप्लिकेट करने का प्रयास करें, फिर स्केल करें। ये है 5, टू आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड, एप्रिशिएट, रेप्लिकेट एंड स्केल गुड वर्क। ये है नेक्सस ऑफ गुड। और अब तो खैर ये मूवमेंट बन गया है, हमारे 17 चैप्टर्स, सिटी चैप्टर्स हैं, कई रेगुलर इसके प्रोग्राम्स करते हैं। हमारा एनुअल प्रोग्राम होता है, इस साल 21 नवंबर को है, ये चौथा हमारा अवार्ड प्रोग्राम होगा कि हम देश के अलग अलग कोने से लोगों के NGOs ऑफिसर्स को अवार्ड करते हैं। हमारी जो ज्यूरी है उसके हेड हैं पूर्व UPSC के चेयरमैन मिस्टर दीपक गुप्ता, तो सेलेक्ट करते हैं, वहाँ हम अवार्ड करते हैं। फिर मैं हर हफ्ते एक आर्टिकल लिखता हूँ न्यूज़पेपर में, कोई एक अच्छी स्टोरी लिखता हूँ। हमारा एक बहुत ही वाइब्रेंट पोर्टल है nexusofgood.com, उस पर हंड्रेड्स ऑफ पॉजिटिव स्टोरीज हैं। अगर आप उसको देखिएगा तो बड़ा इंस्पायर्ड महसूस कीजिएगा, आप कहिएगा हाँ ये अगर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इस तरीके से अब ये प्रयास हो रहा है और कोई भी नेक्सस गुड ज्वाइन कर सकता है 10 सेकंड में, 15 सेकंड में। खाली नेक्सस गुड टाइम करे गूगल में, क्योंकि और कोई नेक्सस गुड है नहीं, तो सीधे आपको हमारे पोर्टल पे ले जाएगा। वहाँ पे ज्वाइन पे चले जाइए, अपना सिर्फ ईमेल ID दीजिए, टेलीफोन नंबर दीजिए और मेंबर बन जाइए आप उसमें, और इंस्पायर हुए, कुछ सीखिए। आपकी नेक्स्ट बुक के बारे में अभी भी आपने पहले तो कुछ देर पहले जिक्र किया था, उसकी डिटेल्स में थोड़ा सा जानना चाहूँगी, क्योंकि आपके बुक्स लोग बहुत पसंद करते हैं। नेक्स्ट बुक क्या है, किस बारे में है, क्या उससे हमें जानने समझने का मौका मिलेगा? देखिए, एक तो अभी मेरी पिछले महीने बुक रिलीज हुई है जिसका नाम था यू कैन मेक इट हैपन। इसका प्रमुख उद्देश्य ये था कि सामान्य लोगों में, स्पेशली यंगस्टर्स में, वो समस्याएं गिनाते रहते हैं कि इस वजह से हम नहीं कर सकते, इस वजह से नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। बुक का उद्देश्य यह है कि प्रॉब्लम तो अपनी जगह पर हैं और बनी रहेंगी, ये हटेंगी तो दूसरी आ जाएंगी प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होगी। आप उन प्रॉब्लम्स को रहते हुए कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं जीवन में, ये है उस बुक का उद्देश्य। यानी कि आप सर्कमस्टांसेस को चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन उनको अगर आप समझ लें अच्छी तरह, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो संस्था हो, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, उसको समझ लें तो आपके लिए आसान होगा उन्हीं परिस्थितियों में अच्छे से अच्छा काम करने का। और दूसरा ये कि उन परिस्थितियों को रहते हुए आप अपना क्या करें, अपने समय का उपयोग कैसे करें, और ये हो सकता है। ये पूरी बुक बड़ी प्रैक्टिकल है, उसमें कुछ आइडियल नहीं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। जो किया गया है वो उसमें लिखा गया है। उसमें कई जापानीज कॉन्सेप्ट भी हैं और बड़े आसान हैं। देखिए, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन वो एक एक कदम करके चलना पड़ेगा। आदमी, जैसे आपने फिल्म की चर्चा की ना, फिल्मों में तो रात को सोया और सुबह अलग आदमी बन जाता है, वो नहीं होता। इसमें धीरे एक स्टेप बाय स्टेप अगर करे आदमी, तो उसका व्यक्तित्व में सुधार आएगा, उसके प्रोडक्टिविटी में सुधार आएगा। वो है ये किताब। तो कब मिलेगी लोगों को ये पढ़ने ये के मिल लिए? गई, ये तो ऑलरेडी है, मार्केट में है। यू कैन मेक इट हैपन मार्केट में है। अब अगली किताब पे मैं लिखना आरंभ किया है, वो करप्शन एंड गवर्नेंस पे है, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स उसमें सिर्फ यही है कि मेरा ये मानना है, व्यक्तिगत अनुभव ये बताता है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से करप्शन काफ़ी कम किया जा सकता है। मेरा अपना अनुभव भी था, चाहे वो कोल रहा हो, या उससे पहले कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में रहा हो, या उससे पहले एक्सपोर्ट कमिश्नर रहा हो। मैंने हर जगह टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, इफ़ नॉट एलिमिनेटेड, करप्शन वॉज रिड्यूस सब्सटैंशियली। मेरा यह मानना है, उस पुस्तक में हम चर्चा करेंगे किन किन प्रकरणों में कैसे कैसे करप्शन कम किया जा सकता है। ये है वो। और ये बुक व्यूअर्स को कब तक मिल जाएगी? ये तो अभी साल भर लगेगा। एक साल लगेगा। तो इसके लिए हमारे व्यूअर्स को इंतजार करना काफी पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी और एक साल का इंतजार भी करना पड़ेगा कि तब वो ये बुक पढ़ सकेंगे। सर, आप एस्पिरेंट्स को क्या टिप्स देंगे? उन्हें क्या सीखने की ज़रूरत है? कौन सी गलतियों से बचने की ज़रूरत है? देखिए, एस्पिरेंट्स को मैं ये बताना चाहूँगा कि UPSC की सब तैयारी करते हैं, लेकिन उस तैयारी की तैयारी नहीं करते, क्योंकि 4 एट्रीब्यूट्स हैं जो चाहिए किसी भी एस्पिरेंट को इससे पहले कि वो तैयारी शुरू करे। पहला एट्रीब्यूट है नॉलेज। नॉलेज तो होना जरूरी है, और नॉलेज वो एक्वायर भी कर लेता है, लेकिन एक्विजिशन ऑफ नॉलेज की चाह होनी चाहिए, मतलब इंक्विजिटिव होना चाहिए। उसको एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एक बर्डन नहीं समझना चाहिए। अगर उसको चाह होगी तो अच्छा लगेगा एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, और चाह नहीं होगी तो बर्डन लगेगा। ये उसको कल्टीवेट करना पड़ेगा, क्योंकि सामान्य रूप से अगर कोई व्यक्ति नई चीज़ सीखता है तो उसको अच्छा लगता है, वही समझ के नॉलेज को एक्वायर करना चाहिए। दूसरा पॉइंट इससे रिलेटेड है, वो है कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि अगर आपकी समझ में सुधार है तो वही चीज़ जो आपको एक बार पढ़ने में समझ में आती है, वो 4 बार पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगी।
तो पहली चीज तो नॉलेज है, उससे रिलेटेड है कॉम्प्रिहेंशन, द स्किल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि आपकी समझ में सुधार आए, आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उसको तुरंत समझ जाएं। तीसरा है नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन और एनालिटिकल स्किल्स। जो जितने प्रश्न आते हैं यूपीएससी के, उन सब में सीधे प्रश्न नहीं आते, हर में एनालिसिस करनी होती है, वो एक स्किल है। खाली एक प्रश्न कर लेने से, 2 प्रश्न करने से नहीं आएगी, वो स्किल डेवलप करनी पड़ेगी कि कोई भी विषय है, कोई भी प्रश्न है, उसको एनालाइज कैसे करें। एंड फाइनली एक्सप्रेशन, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि जो आपने समझ भी लिया, आपने याद भी कर लिया, लेकिन अगर आप लिख नहीं पाए या बोल नहीं पाए तो नंबर तो उस पर मिलेगा जो आप लिखेंगे। और कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने के लिए काफ़ी समय चाहिए। ये जितनी 4 चीज़ें मैंने बताई, नॉलेज तो ओवर ए पीरियड टाइम आएगा, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन, एनालिटिकल स्किल्स और एक्सप्रेशन यानी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने में 2 से 3 साल लगेंगे, और ये पढ़ाई के अलावा होगा। ये आपने यंग अनिल स्वरूप का भी जिक्र किया था, फिर आपने कहा 7-8 साल बाद वाला अनिल स्वरूप। तो वो न्यू ऑफिसर्स, उनको आप क्या टिप देंगे कि शुरुआत में आप ये गलती मत कीजिएगा और ये चीज़ माइंड में रखकर आप आगे बढ़िएगा, आपको इश्यूज नहीं होंगे, क्राइसिस से डील करने में दिक्कत नहीं आएगी? इसकी चर्चा मैंने विस्तार से अपनी पुस्तक एथिकल डिलेमास ऑफ सिविल सर्वेंट में की है, जहाँ कई वाक्य मैंने बताए हैं कि मैंने क्या गलतियां की उस समय। और मेरा ये मानना है कि अपनी गलती के बजाय दूसरी गलती सीखें तो और अच्छा है, कि अगर इसको करने के बजाय आप दूसरा करते। तो शुरू में जो जज्बा होता है कि ऑफिसर्स में, मुझे भी था कि मैं ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, यहाँ भी कर दूंगा, वहाँ भी कर दूंगा, वो मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि मैं उसका करने के बजाय पहले अपना तो करूँ। ये बहुत बड़ी हम गलती करते हैं कि हम दूसरे को सुधारने में लग जाते हैं। जैसे आपने भी शुरू में कहा ना, सोसाइटी का कुछ तो करना पड़ेगा, हर जना, वो बड़ा आसान है ना, आपने कह दिया सोसाइटी का कर दिया। नहीं सर, बट ये मेरी सोच भी है कि कुछ तो करना पड़ेगा ना, जैसे मैंने अगर पहले अपने में करना पड़ेगा, और इसीलिए मैंने आपको ये भी कहा कि मैं भी सीखना चाहती हूँ। अगर हम खुद सीखेंगे तभी तो हम दूसरे को इंस्पायर कर पाएंगे तो ना। अभी तो दूसरे को इंस्पायर कर छोड़ी थी, मतलब दूसरे, आप, मैं मजाक में कहता हूँ, आप सेल्फिश हो जाइए, टोटली अपने पर फोकस हो जाइए। इस उम्र में तो यंगस्टर से मैं कहूंगा, दूसरे की ये जोश और होश आप छोड़ दीजिए दिल्ली वालों पर, है ना, ये बड़े जोश में है, आप जोश होश में ना आइए, आप अपने लिए जोश में आइए, और देश वेश की ना सोचिए आप, और समाज की भी मत सोचिए, पहले खुद। अगर आप अच्छे नागरिक बनेंगे तो देश सुधर जाएगा। आप ये देश के बारे में सोच के क्या कर लेंगे? सोच लीजिए देश के बारे में, हर जना देश का सोच रहा है। देखिए, जो सबसे ज्यादा देश के बारे में सोच रहे हैं और सबसे बड़े नेशनलिस्ट है, अपने बच्चों को यूएस सिटीजन बना दिया है। तो क्या आप कर रहे हैं? तो उनको करने दीजिए, कर रहे हैं, आपसे क्या मतलब है? आप अपने को, अपनी खुद ही बुलंद कीजिए ना, आप अपने वो एट्रीब्यूट्स बढ़ाइए कि लोग आपको सुने, लोग आपकी बात माने। अब आपको सुन ही रहे, मान नहीं बात, तो आप क्या करेंगे? समाज को बदल लेंगे आप? पहले तो इस लायक बनाइए कि आपको सुने। भाई महात्मा गांधी ऐसे नहीं, पैदा होते ही लोगों ने सुनना शुरू कर दिया। कई वर्ष तक उन्होंने मेहनत की, सैक्रिफाइसेस की, फिर लोगों ने सुनना किया। वो अगर पहले दिन से शुरू हो जाते तो उनको कौन सुनता भाई? You have to come to a level where people lend you their ears. अगर वो सुनने को तैयार नहीं है और वो अपना महत्व नहीं समझता आपकी बात का, आप बोलते रहिए देश का ये होना चाहिए। आजकल बड़ा जोश है लोगों में, देश के लिए बड़ा जोश है। हाँ, सड़कों पर उतर जाते हैं और जो ये जुलूस निकाले जाते हैं, फिर वो राइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये बहुत कॉमन हो गया है आजकल, हम आए दिन न्यूज़ में देखते भी हैं। सर, 1 वर्ड और 1 सेंटेंस, जो भी आपको अच्छा लगे, आप इन पर्सनालिटीज को अगर डिफाइन करना चाहें। कल्याण सिंह। An outstanding politician. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। One of the finest leaders this country has had, yet to realize his potential. हाँ, करंट सीएम योगी आदित्यनाथ। He is a baggage of extremely good things and not many good things. मैं वैसे चाहती हूँ कि मैं आप इन चीज़ों को डिफाइन करें तो हमारे व्यूअर्स को और भी कुछ अच्छा सीखने को मिले, बट आगे बढ़ते हैं। मायावती जी। Lost opportunity. और राहुल गांधी से अगर आपका कभी कोई इंटरेक्शन हुआ हो, क्योंकि आपने कहा कि मैं मेरा खुद के एक्सपीरियंस पे ही देता हूं। मेरा इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं हुआ। उनके बारे में जो कभी देखा जाना समझा राहुल गांधी के लिए। He holds a lot of potential. He appears to be having a lot of potential. पीयूष गोयल। He is one of the smartest politicians and very articulate, but does not have control over his temper. Okay. Thank you so much, sir.
आपसे हमने बहुत कुछ सीखा। अगेन मैं यही कहूँगी, क्योंकि ये पॉडकास्ट हमारे यंग व्यूअर्स के लिए स्पेशली था कि आप जैसी पर्सनालिटी से हम कुछ लर्न कर सके, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सके और आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर हो सके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू।